नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस समय भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी इतिहास के सबसे बड़ी घेराबंदी में हैं। जितने दांव वो चल रहे हैं वो सारे के सारे उल्टे बैठ रहे हैं। कुछ लोग आके कमेंट करते हैं मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, लो भैया आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। हालांकि ये मोदी के खिलाफ नहीं है, ये एक एनालिसिस है जिससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं। मोदी जो मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं वो उल्टे जा रहे हैं और एक के बाद जैसे ही वो दूसरा कदम उठाते हैं वो कदम और उल्टा चला जाता है। कैसे? देखिए, राम मंदिर का मसला उठा था, आपको याद होगा, और ये बात हुई थी कि इस बार राम मंदिर जो है वो चुनाव का मुद्दा बनेगा और चुनाव राम मंदिर के नाम पर ही लड़ा जाएगा। मैंने आपको करीब मंदिर के भूमि पूजन से भी 6 महीने पहले बता दिया था कि राम मंदिर मुद्दे में स्कोप क्या है। स्कोप ये है कि जब तक कुछ होता नहीं तब तक उसके लिए बहुत जिज्ञासा रहती है। जब हो जाता है उसका बुखार उतरते देर नहीं लगती है। जिस समय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी 80, 85, 90 खेल रहा है, उसका खेल आप सांस रोक कर देखते हैं और जब उसकी सेंचुरी हो जाती है उसके बाद उस सेंचुरी को दोबारा निकाल के शायद ही कभी कोई देखता है। राम मंदिर बनना एक लंबे समय से जिज्ञासा का विषय था। अगर आप कहानी के भाषा उसमें जाएं, मेटाफर में, तो एक रोमांच होता है और रहस्य होता है। किसी भी कहानी में एक जिज्ञासा होती है कि अब क्या होगा। वो एक फैक्टर होता है जो आपको उस विषय से बांधे रखता है। राम मंदिर में जैसे कहानी का चरमोत्कर्ष होता है और चरमोत्कर्ष के बाद हमेशा अवरोह होता है, इस कहानी का चरमोत्कर्ष हो चुका है और इतना समय, 3 महीने का समय कम नहीं होता और 3 महीने के अंदर धीरे 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 करके राम मंदिर का मसला अब लोगों के दिमाग से बाहर जा रहा है। इसको कुछ लोग नहीं मान रहे, लेकिन ये सच है। सच ये भी है कि राम मंदिर का जो मसला है, मैंने आपको न्यूटन का कूलिंग ऑफ का नियम बताया था। कोई भी चीज़ जो गर्म से ठंडी होती है तो किस कर्व के साथ होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो राम मंदिर का मुद्दा, अगर इन सारे थ्योरीज़ को आप हटा दें और आप अपनी आँखों से अपने सामने देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि राम मंदिर के मुद्दे में वो जो उबाल था, वो फान था, जो उत्साह था, वो करीब करीब कम हो गया है। यात्रियों को वहाँ भेजना, ये सब छिटपुट गतिविधियाँ चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको लेकर कोई मजबूत मामला नहीं है। इस बीच में मोदी जी ने, जैसा मैंने आपको बताया था अपने विश्लेषण में, जो उनके कमज़ोर कड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है और ये जो उनके हिंदी बेल्ट के राज्य हैं जहाँ वो 100 में से 100 नंबर लाए थे, उस 100 में से 100 नंबर को रिटेन करना है। चाहे वो गुजरात की सभी सीटें हों, हरियाणा की सभी सीटें हों, हिमाचल की सभी सीटें हों, राजस्थान की एक छोड़ सभी, बल्कि वो सहयोगी था, सभी सीटें हों, मध्य प्रदेश की एक छोड़ सभी सीटें हों, छत्तीसगढ़ की सभी सीटें हों, ये सारी सीटें जो हैं लोकसभा की, इनको वापस अपने पास रखना मोदी जी की एक बड़ी चुनौती थी। मोदी जी इसकी भरपाई करने के लिए बिहार गए, नीतीश को तोड़ा। हम सब जानते हैं कि इसका, देखिए, भारत का जो हिंदू वोट बैंक है वही मोदी जी का सबसे प्रिय वोट बैंक है। हिंदू की एक सबसे बड़ी खासियत है, हिंदू क्या सभी धार्मिक लोगों की होती है, कि वो अन्याय प्रिय नहीं होता। अगर ये काम मोदी जी साल भर पहले करते तो जोश जोश में कि मास्टर स्ट्रोक है वगैरह करके लोग स्वीकार कर लेते। अब ये काम राष्ट्र हित से ज़्यादा निजी हित का दिखाई दे रहा है। पहले करते तो ये होता कि मोदी जी देखा करप्ट लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, अब कर रहे हैं तो ये संदेश जा रहा है कि मोदी जी चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए नीतीश कुमार को ले आए हैं। नीतीश कुमार की अजीबोगरीब टाइप की बहुत सारे बयान, उनकी हरकतों की चर्चा जो सोशल मीडिया पर हो रही है, सीडी की बात हो रही है, ईडी की बात हो रही है, उसके बीच में नीतीश कुमार को ले आना मोदी जी का कोई बहुत नैतिक काम नहीं देखा जा रहा है। ये भी सच है कि नीतीश कुमार अपने आप तो मोदी जी के पास नहीं आए थे, उनकी तो नौकरी बढ़िया चल रही थी।
तो मोदी जी ने ही नीतीश कुमार को अपने पास लाए। तो इससे भी ये भी पता चला कि मोदी जी की एक कमज़ोर कड़ी बिहार है, हालांकि ये कमज़ोर थी लेकिन ये सामने आ गई। अब नीतीश के पलटी मारने को जिस स्मार्टनेस के साथ में, जिस धार्मिक आचरण के साथ में, सहिष्णुता के साथ में आरजेडी हैंडल कर रही है, लालू कह रहे हैं आप मेरे दोस्त हैं, आ जाइए, कोई बात नहीं, जब आएंगे नीतीश देखेंगे, कोई दुश्मनी नहीं है। उनके बेटे का जो तेजस्वी का विधानसभा में भाषण है उसमें नीतीश को लेकर ना तो तलखी है, ना शिकायत है, ना कोई अपमानजनक व्यवहार है। तो इस तरफ जहाँ पर बैठ के प्रवक्ता एक दूसरे की जान लेते हों, वहाँ पर कोई आदमी आप बड़े हैं, आपकी इज्जत है जैसी बातें करे, दिल जीत लेता है। और बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक है ना, उसके अंदर की इंसानियत इससे जाग रही है। अब इस मसले पे जब नीतीश पलटी वल्टी वाली बात आती है, इससे निकल ही पाते हैं मोदी जी कि उनके खुद के बयान और उनके खुद के काम, जैसे कि पिछड़े वर्ग की स्थिति क्या है देश में, कितने पिछड़े हैं, कितने अगड़े हैं, तो जाति आधारित जनगणना जो है वो करा दी हरियाणा बिहार में नीतीश के टाइम पे ही हुई। उसकी काट के तौर पे इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। लेकिन स्टोरी ये निकल के आती है कि जब पिछड़ों के रिजर्वेशन के खिलाफ हो, आप जाति जनगणना के खिलाफ हो, तो कर्पूरी ठाकुर को पूज के क्या हो जाएगा। एक उसी तरह से एक हिंदू ऐसे सारे अनैतिक आचरण करे जो भगवान ने जिसके लिए मना किया है और भगवान की आरती उतारने लगे, उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर के मामले में इन्होंने किया। और वो कोई बहुत अधिक गेन इसको दे नहीं पाया। और इस बीच में चौधरी चरण सिंह वाला मामला और स्वामीनाथन वाला, किसने इनको सलाह दी थी कि ये सर जो है वो अपना मार लो पत्थर पे। ये दोनों ही मामले किसानों के अंदर की भावना जगा गए। जो मोदी जी कहते थे मैंने स्वामीनाथन के हिसाब से एमएसपी दिया है, मैंने आपको उनका भाषण सुनवाया था, उनका झूठ एक्सपोज हो गया और किसान आंदोलन इस बीच में खड़ा हो गया। पता नहीं लोगों को जानकारी थी या नहीं थी। अब बड़ी संख्या में किसान उतर आए हैं सड़कों पे उतरे हैं तो उन पर दमन शुरू हो गया है। जिस तरह से रोज़ तस्वीरें आप देख रहे आ रही हैं, किसान घायल हो रहे हैं, उनको गोलियां रबर की मारी जा रही हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उधर से किसान बहुत अच्छा विजुअल जनरेट कर रहे हैं। देखिए, जब कोई तस्वीर रोचक होती है वो भी अपनी तरफ ध्यान खींचती है। वो जेसीबी लेकर आए हैं, तरह तरह के ट्रैक्टर लेकर आए हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किसान आंदोलन की तरफ अपना हाथ तेज़ी से खींच रही हैं। और किसान आंदोलन में जो 2-3 बातें सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, एक तो ये कि स्वामीनाथन साहब को आपने भारत रत्न दिया, तो वो जो कह गए हैं वो आप सिफारिशें लागू नहीं कर रहे हैं, और उन्हीं सिफारिशों को लेकर आप ताली पिटवा चुके हैं कि हमने ये सिफारिशें लागू कर दी। तो एक तो ये संदेश जा रहा है उसको लेके, बहुत निश्चित संदेश है, इसमें कुछ छिपा नहीं है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें भी लागू नहीं की इन्होंने, झूठा श्रेय भी ले लिया, और किसान उसकी मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उन पे दमन कर रहे हैं। दूसरा, अजय सिंह टेनी, जिस आदमी के बेटे ने किसानों को ट्रैक्टर से कुचल दिया, उससे वो कौन सी गाड़ी होती है, थार, जीप से कुचल दिया हो, उस आदमी को आप अपने मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री बना के रखते हैं और कहते हैं मैं अजित सिंह को भारत रत्न दे रहा हूं। तो वो जो किसान है उसका गुस्सा है। दूसरा, किसान के कुछ और सेंटीमेंट भी हैं, क्योंकि पंजाब को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर समय समय पर सरकार की बहुत सारी नीतियां इस तरह की रही हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पंजाब में एक बड़ा तबका मोदी जी को पसंद नहीं करता है, उनकी नीतियों को इसलिए पसंद नहीं करता है कि वो थोड़ा सा उनको प्रो हिंदुत्व वाली दिखती हैं। और 84 के दंगों को लेकर बाकी भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर भले ही कांग्रेस पार्टी को कोस लें, लेकिन इस देश के सिख जानते हैं कि उन दंगों में भले ही कांग्रेसी इन्वॉल्व थे, लेकिन आरएसएस की भूमिका भी कोई कम नहीं थी। तो दूसरा, वो एक सिख सेंटीमेंट भी है जो पंजाब के किसानों के साथ खड़ा हो गया है। तीसरा, एमएसपी का मसला है, क्योंकि हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं और किसानों को कह देते हैं हाँ भाई बढ़ के मिलेगा, लेकिन देते नहीं हैं, एमएसपी मिल नहीं पाती है। तो जो फार्मर है वो कह रहे हैं कि भाई आपने कह दिया एमएसपी है तो आप कानूनी गारंटी दो। तो जो भी है, किसान आंदोलन पूरी तरह से एक बढ़िया ध्यान खींच रहा है। और ऊपर से किसान आंदोलन को हीरो बनाने का काम कर दिया खट्टर साहब ने, मोदी जी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए। जो दिल्ली जा रहा है किसान, उसको रास्ते में हरियाणा के बॉर्डर पर रोक रहे हो आप, जमे हुए हो। हाई कोर्ट ने छाड़ लगाई, आपको फटकार लगाई
कि भैया दिल्ली जा रहा है जाने दो। और एक बेसिक सवाल जो पिछले किसान आंदोलन में भी था, आज भी है, इस देश की राजनीति में संसद के सामने जाकर अगर बीजेपी प्रदर्शन कर सकती है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर सकती है, अन्ना हजारे दिल्ली में धरना दे सकते हैं, सीए का लंबे समय तक धरना चल सकता है, 50 आंदोलन 100 हो सकते हैं। इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, करपात्री महाराज का आंदोलन हुआ गांव गाय के लिए, मतलब गौ रक्षा के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन हो सकता है, राजनीतिक मसलों पर आंदोलन हो सकते हैं, रैलियां निकल सकती हैं, लेकिन किसान प्रदर्शन करने दिल्ली के अंदर क्यों नहीं घुस सकता? आप किसान को दिल्ली के बॉर्डर पर ही क्यों रोकने देना चाहते हैं? और अब तो हद हो गई कि दिल्ली के बॉर्डर तक ना पहुंच सके, इसलिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें पूरी ताकत लगा के जहां किसान है वहीं रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो एक ये डर कि किसान ज़्यादा आ जाएंगे तो दिखाई देगा कि हज़ारों लाखों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मोदी जी एक प्रेशर है। देखिए, ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल माहौल बन रहा है जो मोदी जी के खिलाफ, उस पॉलिटिकल माहौल को रोकने के लिए वो ये कर रहे हैं। और जितना वो उसको रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, एक किसान की मौत हो चुकी है, बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है हरियाणा के उस बॉर्डर पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो पहली मौत हो गई किसान आंदोलन के दौरान। और आप दमन कर करके पहले ही उनके पास विजुअल वैल्यू है, उनका जोश है, आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट आपने बंद कर दिया, तो जो लाखों की रैलियां होती हैं दिल्ली में, आते हैं आदिवासी गरीब लोग, सीपीआई वाले, सीपीएमएल वाले, सीपीआई वाले, जहाँ आते हैं प्रदर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन बवाल तो तब होता है ना जब आप उसको रोकें। तो किसान आंदोलन बड़ा बनता जा रहा है। अब इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा था, जो पिछली बार किसान आंदोलन को लीड कर रहा था, उन सारी की सारी यूनियनें जो मोर्चे का हिस्सा थीं, उन्होंने भारत बंद का आह्वान कर दिया और वो किसानों के पक्ष में आ गए। यानी किसानों की ताकत हो गई डबल। जब किसानों की ताकत डबल होती है तो भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। अब आप देखिए, उधर बिहार का फ्रंट खुला हुआ है, वहाँ चीज़ें कूल डाउन नहीं हो रही हैं। और महाराष्ट्र में जाके आप अशोक चौहान को पार्टी में ले आए, जो वंशवाद की निशानी है, यशवंतराव चौहान के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के। वो अशोक चौहान जिसके खिलाफ मोदी जी दुनिया भर का भाषण दे चुके हैं, करप्ट बता चुके हैं, आदर्श घोटाले के मामले में कि सैनिकों की विधवाओं के मकान इसने घोटाला किया वगैरह वगैरह, उसको आप पार्टी में ले आए हैं। और जब वो पार्टी में आता है तो 10 दूसरे और मोदी जी के ऐसे दो मुहे बयान जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मामला उधर लड़खड़ाता जा रहा है। और इस बीच में एक मुसीबत कौन सी आ गई? सुप्रीम कोर्ट से आ गई। जो इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर पहले से सरकार बदनाम तो थी, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, तो कंफर्म हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरकार का नज़रिया गलत था और सरकार धांधली कर रही थी। और सरकार ने सिस्टम पे, कल का मेरा वीडियो देखिएगा, कब्जा बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे ताकि पूरे विपक्ष को कमज़ोर कर दिया जाए। अब वो बॉन्ड हट गए हैं और ये घनघोर बेइज्जती इसलिए हो रही थी कि सब लोगों का कहना ये था कि 2019 का चुनाव आपने इसी बॉन्ड से खरीदा और जीता। तो जब आपने इसी बॉन्ड से वो चुनाव जीता तो आपका तो इलेक्शन ही गलत हो गया, अनैतिक हो गया, क्योंकि आपने एक बेईमानी करके चुनाव जीता और वो बेईमानी आपकी पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये बेईमानी थी, तो आप घिर गए तो इस पर चर्चा होने लगी और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था। तो अगले ही दिन सरकार ने उस मुसीबत से खुद को बचाने के लिए क्या किया? कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए। अब आप सोचिए कि वो जो एक हिंदू है, उदार हिंदू, सहिष्णु हिंदू, जो हिंदुत्व को मानता है, राम को मानता है, भगवान को मानता है, और जो इनका कोर वोटर है, मैं बाकी लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, इनके कोर वोटर की बात कर रहा हूँ, वो लगातार अन्यायपूर्ण कार्रवाइयाँ देख रहा है और देख रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन से धर्म की स्थापना हो रही है। यहाँ तो आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हो, अब उनका अकाउंट सील कर रहे हैं, क्या मतलब है? चुनाव से ठीक पहले सीधा मैसेज दिमाग में जाता है, ये तो तानाशाही पे उतर आए हैं, ये तो हेकड़ू पे उतारू है, ये तो विपक्षियों को जीने ही देना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये तो पूरे देश पे कब्जा करने के चक्कर में है। इस बीच में मध्य प्रदेश से खबर आती है कि वहाँ बहुत सारे लोगों की ज़मीनें सरकार ने जब्त कर ली हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अलग अलग जगहों से इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब मोदी सरकार की दिक्कत देखिए, एक चीज़ से ध्यान बटाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा करते हैं और दूसरा मुद्दा जैसे ही खड़ा करते हैं वो भी इनके खिलाफ चला जाता है।
अगर जयंत को लेकर आए हैं पश्चिमी यूपी में, तो वहां किसान आंदोलन तो अब जयंत के भी खिलाफ चला गया। तो अब तो चीजें जयंत के हाथ से भी निकल गई। अगर जयंत अपनी पार्टी में रहते, कुछ मैनिपुलेशन करते, गलत कदम उठाते, आत्मघाती कदम उठाते, पीछे से मोदी को सपोर्ट कर देते, तब भी कोई इसको बचना था। तो वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपने सोचा था कि जयंत को लाएंगे, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देंगे, वो आपके हाथ से गया। तो आप जितने खेल कर रहे हैं, जितनी चाल चल रहे हैं, सब उल्टी पड़ रही हैं। अब वो वहाँ पे आप मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, कहाँ पर? अब एक तो अक्षरधाम वाला जो मंदिर है, जो लोग गए हैं वो जानते हैं, उनके एक बाबा हैं, उनकी पूजा होती है वहाँ पे। और जो स्वामी नारायण महाराज बाबा हैं, वो बीचों बीच बैठे रहते हैं। उसके आसपास सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, सोचिए, दीवारों पे, जैसे कि वो सजावट के लिए हों। ठीक है, गुजरात में उनकी बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनके पास धन भी बहुत है। तो वहाँ के जितने पॉलिटिशियंस हैं वो उनके पीछे पीछे घूमते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में जब अक्षरधाम मंदिर बन रहा था, तो ये एक ऐसी ज़मीन पर बनाया गया जिस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। ये ज़मीन यमुना के कैचमेंट की ज़मीन है। इस ज़मीन पे जब अक्षरधाम बनने लगा, तो इसके पर्यावरण के खतरे को लेकर एक विधायक थी दिल्ली सरकार में, अगर मीरा भारद्वाज उनका नाम था, कांग्रेस के, उन्होंने इस मसले को उठाया विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी की शीर्ष लीडरशिप से आ गया कि गुजरात में उनकी फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, अहमद पटेल भी थे उस दौरान, और इसलिए इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, मंदिर बन जाने दिया जाए। तो आज जो अक्षरधाम मंदिर खड़ा हुआ है, इस मंदिर का विरोध भी नहीं हुआ। एल.के. अडवाणी गुजरात में वोट बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यमुना तीरे ये अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में बनने दिया। ये मंदिर कायदे के हिसाब से, इस पर यह आपत्ति थी कि हर यमुना के हर नदी के आसपास एक कछार या कैचमेंट एरिया छोड़ा जाता है कि नदी में बाढ़ आए तो वो इलाके बचे रहें। सरकार ने एक ऐसा तटबंध बना दिया कि बाढ़ का पानी अक्षरधाम मंदिर तक ना जाए, लेकिन नदी की गोद में बांध बना दिया। पर्यावरण के हिसाब से एक बड़ा मसला था। किसका था? अक्षरधाम का। उन्हीं स्वामीनारायण अक्षरधाम का मंदिर कहाँ बन रहा है? यूएई में। तो जो हिंदू जाता है वहाँ पर, वो जाता तो खूबसूरत पत्थर का बना हुआ मंदिर देखने के लिए है, लेकिन वो अपने भगवान को भी सम्मानजनक तरीके से देखना चाहता है। बहुत सारी, लेकिन जो भी हो रहा है कुल मिला के हम अगर देखें, तो ये जो आज के इस एक 15-20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितने मसले उठे हैं, वो सब मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं। अब आप ज़रा दिमाग से सोचिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस बीच में मोदी जी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जिसके कारण उनकी बल्ले बल्ले हो जाए। जाहिर तौर पर एक तरफा पूरी बयार बह रही है और एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल घेराबंदी मोदी की हो गई। चक्रव्यूह में अभिमन्यु, जैसा मैंने बताया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चक्रव्यूह को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मोदी जी के माथे पे लिखी हुई है, अमित शाह के माथे पर लिखी हुई है, और ये जो कोर बीजेपी का सपोर्टर है, बहुत तगड़ा वाला, वो सपोर्टर भी इस बात में विश्वास रखता है कि ये दोनों बहुत तगड़े दांव पे चलने वाले चालबाज लोग हैं, ये सीधे सीधे लोग नहीं हैं। और चुनाव जब नज़दीक होता है तो आप कोई भी चाल चलते हैं और उस चाल में ज़रा भी अनैतिकता या अमानवीयता होती है, तो आपका वोटर सोचता है कि ये तो बड़े बुरे हैं, ये ऐसी चालें चलेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये जिसको जेल में डालेंगे, जिसके खाते सील करेंगे, जिसको नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी पार्टी तोड़ेंगे, उस सब को वोटों के लिए चली गई बुरी चाल के तौर पर देखा जाएगा। तो स्थिति बहुत उलझी हुई है। इनको बहुत से पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी, अपनी नीतियों को आगे करना पड़ेगा, अच्छे काम दिखाने पड़ेंगे, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की बात भी करते हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं। ये दोनों चमत्कार कैसे हो सकते हैं? मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा था, अब खबर यह आ रही है कि वो पैसा चुनाव निवटते ही उन सारी औरतों से वसूल किया जाएगा जो इसकी पात्रता में नहीं आती थी, यानी जो गरीबी की रेखा के नीचे नहीं थी, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं थी। पूरा क्राइटेरिया बना हुआ था। अभी तो चुनाव के चक्कर में इन्होंने सबको दे दिया, लेकिन जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट आएगी, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी,
लोक लेखा समिति सवाल उठाएगी, तो हार कर उन सब महिलाओं से इनको पैसे वापस मांगने पड़ेंगे। तो एक ये बात भी वहाँ पर चर्चा में है, तो मध्य प्रदेश में भी इसका बुरा असर। बहरहाल ये इतने सारे सरप्राइजेज निकल के आ रहे हैं ना, इनको आप दो चीज़ समझ सकते हो, या तो ये समझ लो कि विपक्ष बहुत तेज़ है, बहुत नेक्स्ट लेवल का, इनसे भी ज़्यादा बड़ा तेज है राजनीति में, और या फिर ये समझ लो कि भगवान भी मोदी जी के साथ नहीं है और वो बार बार ऐसे हालात खड़े कर रहा है जिसमें ये घिरते चले जा रहे हैं। इस बार मोदी की हैट्रिक, फिर एक बार मोदी सरकार जैसे नारे अब धीरे धीरे उतने ट्रस्टेबल नहीं रहेंगे। देखते जाइए, मैंने आपको कहा था 250 सीटों से ऊपर लाना मुश्किल होगा, और आप देखिए कि धीरे धीरे मामला उसी तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझाने में कामयाब हुआ होगा पूरी स्थितियाँ। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।